हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे समय तक सभी लोगों ने ब्रेग्जिट डील को होते हुए देखा था। लगभग 2016 से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और आगे चल करके 2020 तक आते आते फिर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया, जिसको हम ब्रेग्जिट का नाम देते हैं। लेकिन इस ब्रेग्जिट की प्रक्रिया के बाद यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जो एक मुक्त व्यापार की व्यवस्था चलती है, उसके बावजूद ब्रिटेन चूंकि उससे अलग हो गया तो अब इसमें शामिल नहीं रहा। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के रूप में उसको देखें तो फिर भी उसके सामने एक समस्या मौजूद रही। क्या समस्या थी वह? क्यों ब्रिटेन या हम कहें यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने के दौरान समस्याओं का सामना कर रहा था? व्यापार में किस तरह की समस्याएं आ रही थी? यूरोपियन यूनियन के साथ जो व्यापार की व्यवस्था थी किस तरह से काम करती थी पहले, और जब ये अलग हुए उसके बावजूद अलग तो हो गए लेकिन समस्या कहां पर इन्हें आ रही थी, आज के टॉपिक में समझेंगे। विषय है, क्या विंडसर फ्रेमवर्क सुलझा सकेगा यूके ईयू व्यापार विवाद? तो इन दोनों के बीच में जो एक व्यापार से जुड़ा विवाद था उसको सुलझाने के लिए एक समझौता किया गया है, इसको कह रहे हैं विंडसर फ्रेमवर्क। इस समझौते में कौन कौन सी प्रमुख बातें शामिल हैं? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं वो जो चुन करके आ चुके हैं, ऋषि सुनक, और इन्होंने अब इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो क्या है इस समझौते में प्रमुख बातें जो हमें जाननी चाहिए? पिछले वाले जो समझौते थे उनसे किस तरह से अलग है और क्या व्यवस्था तय करता है? न्यूज़ है, विंडसर फ्रेमवर्क, व्हाट इज द डील यूके एंड ईयू हैव रीच्ड टू सॉल्व द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल टैंगल। किस तरह से समझौते पर पहुंचे हैं जिसके तहत इस समस्या का एक समाधान होता हुआ दिख रहा है? तो चर्चा में क्यों है और जानेंगे। उत्तरी आयरलैंड जो प्रोटोकॉल है, इसके पहले एक व्यवस्था चल रही थी, इसको कह रहे थे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल। इसमें किस तरह की समस्याएं आ रही थी, क्या व्यवस्था थी? उसके बाद अब लेकर के आए हैं विंडसर फ्रेमवर्क, क्या है, किस तरह से इससे अलग है, क्या व्यवस्था करता है। इसके अलावा इसमें एक शब्द और है, स्टॉर्मोंट ब्रेक। तो स्टॉर्मोंट ब्रेक क्या है आखिरकार? स्टॉर्मोंट शब्द किस बारे में सूचित करता है? ब्रेक कहाँ लगाना है? हितधारकों ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या सवाल हो सकता है? इन सभी मुद्दों पर निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ता है। डायरेक्टली प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन और आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन भारत के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। ऐसे में उन देशों में या उस क्षेत्र में जो भी गतिविधि होती है भारत के लिए उस पर नजर रखना बहुत आवश्यक होता है। इस लिहाज से भी आपको भी इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो चर्चा में क्यों है, इससे शुरू करें। तो ब्रेग्जिट के बाद व्यापार नियमों पर यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ब्रेग्जिट की हमने चर्चा कर ली, 2016 से शुरू होकर के 2020 में पूरा हुआ। अब जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत व्यापार का एक मुश्त समझौता है, फ्री ट्रेड का एक तरह का समझौता है, उसमें जो ब्रिटेन है वो शामिल नहीं है। तो विंडसर फ्रेमवर्क जो लेकर के आए हैं अब वो जगह लेगा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की, और इसमें स्टॉर्मोंट ब्रेक की व्यवस्था शामिल की गई है, इस वजह से चर्चा में है। विंडसर फ्रेमवर्क चर्चा में है। ब्रेग्जिट के परिणामों के चलते आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने में जो यूनाइटेड किंगडम है उसको देखने को मिल रही थी। आते हैं अब मुख्य रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल समस्या को समझने से शुरू करते हैं कि क्या था यह प्रोटोकॉल, इसमें किस तरह की समस्या थी। उत्तरी आयरलैंड कहां पर मौजूद है, पहले इसको देख लें ताकि इसकी एक ज्योग्राफी हमारे दिमाग में आ जाए, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपको जो हरे रंग से नक्शा दिख रहा है, बेसिकली ये वाली चीजें, और ये इसको कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। तो आपने 2-3 तरह के नाम सुने होंगे, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। अब समझते जाइए, यहाँ पर 4 राज्य आप कह सकते हैं, स्कॉटलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है वेल्स और चौथा है उत्तरी आयरलैंड। ये 4 मिलाकर के कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम या यूके। अगर आप इसमें से नदर्न आयरलैंड को हटा दें तो ये बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक। अब उत्तरी आयरलैंड अगर इसका नाम है, इसका मतलब है कि एक दक्षिणी आयरलैंड भी होना चाहिए, लेकिन उसको दक्षिणी आयरलैंड ना कह करके बेसिकली आयरलैंड कहते हैं या आयरलैंड गणराज्य कहते हैं। आयरलैंड जो देश है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। तो ब्रिटेन भी एक समय था, ब्रिटेन अलग हो गया। इस बात में ये बात निहित है कि अभी जो आयरलैंड है वो नहीं हुआ, आयरलैंड में अभी भी यूरोपियन यूनियन के नियमों को वो चला रहे हैं। अब समस्या क्या आई कि यूरोपियन यूनियन के जो नियम हैं वो व्यापार और सीमा शुल्क से जुड़े हुए अलग अलग हैं। तो इस क्षेत्र में जब व्यापार होगा, चूंकि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जो
नदर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, वो भी इसका ही हिस्सा है। ऐसे में जब इन दोनों के बीच में व्यापार होगा तो अब नियम इसके माने जाएंगे, यानी यूनाइटेड किंगडम वाले, या हम कहें ग्रेट ब्रिटेन वाले माने जाएंगे, या फिर यूरोपियन यूनियन वाले माने जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। अब इसी बात को यहाँ लिखा गया है, एक एक करके देखते हैं। तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद उत्तरी आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का घटक बना रहा। तो आयरलैंड गणराज्य के साथ अपनी भूमि सीमा भी साझा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है और आयरलैंड वाला क्षेत्र है, इसके बीच में आयरिश सागर भी मौजूद है। तो बेसिकली इसकी सीमा लगती है आयरलैंड के साथ। ये एक और समस्या हो रही है। अब ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो उत्पाद हैं इनके अलग अलग बनाए जाते हैं। इन उत्पादों के मानक अलग अलग हैं कि भाई किसी क्षेत्र में अगर हम कहें मांस का निर्यात होना है तो मांस की क्वालिटी क्या होगी। यूरोपियन यूनियन में थोड़े ज्यादा कड़े हो सकते हैं, हो सकता है यूके अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसमें कुछ ज्यादा छूट दे दे। तो यूरोपियन यूनियन में अगर यूनाइटेड किंगडम के उत्पाद ये भेजेंगे तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके मानकों के अनुरूप नहीं होंगे। तो केवल मांस उत्पाद नहीं, कोई भी उत्पाद हो सकता है, वो कोई कार हो सकती है या फिर जो भी उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड सामान ले जाने के लिए पहले सीमाई जांच शुरू कर दी गई थी इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल है, अब सामान लेकर के जाना ही है, लेकिन दोनों के बीच में फिर एक जांच होगी, तब फिर जो सामान है इधर पर ले जाया जा सकेगा। अब इसको हम आगे और देखेंगे। तो एक समस्या ये आ रही थी कि बार बार जो सामान यहाँ से वहां लेकर के जाते थे उसमें जांच में इतना लंबा समय लग रहा था कि कई सारे उत्पाद पहले ही खराब हो जा रहे थे। दूसरा बड़ी बात यह थी कि अब जब दो आयरलैंड की स्थितियां हैं, उत्तरी और मुख्य आयरलैंड, तो उन दोनों के बीच में भी व्यापार होता ही है। एक लंबा समय रहा है जब दोनों क्षेत्रों के बीच में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई थी। 1998 में एक समझौता होता है, बेलफास्ट समझौता, इसे ही गुड फ्राइडे समझौता के नाम से भी जानते हैं, जिसके बाद दोनों क्षेत्रों में जो भी संघर्ष की स्थितियां थी उनको शांत किया गया। तो अब एक चुनौती ये भी है कि ये जो समझौता एक समय किया गया था जिसके बाद लंबे समय से शांति बनी हुई थी, उत्तरी आयरलैंड के लोग अलग रह रहे थे, दक्षिणी आयरलैंड या हम कहें आयरलैंड जिसे आयरलैंड गणराज्य के नाम से जानते हैं, वहां के लोग अपनी अलग व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। लेकिन जब ट्रेड को लेकर के दुविधा होगी या दिक्कतें होंगी तो सिंपल सी बात है, दोनों क्षेत्रों के बीच में भी किसी तरह का टकराव उत्पन्न हो सकता है। अब ये एक बड़ी चिंता थी जो जांच की व्यवस्था चल रही थी। तो इस बात को रोकने के लिए, संघर्ष ना बढ़ने देने के लिए फिर इस व्यवस्था को लाया गया है, अभी हम जिसे विंडसर प्रोटोकॉल कह रहे हैं। तो इसमें कुछ और बातें हैं। तो उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार में शामिल है। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले जो सामान है उस पर चेक और सीमा शुल्क का निरीक्षण लगता है। अगला, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच व्यापार इससे बोझिल हो गया है। दोनों क्षेत्रों के बीच में हम कहें ग्रेट ब्रिटेन और उसका ही एक क्षेत्र है उत्तरी आयरलैंड, व्यापार नहीं कर पा रहे, मंजूरी के लिए लंबा इंतजार, तो खाद्य उत्पाद खराब हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ टैक्स की व्यवस्था भी है जो दोनों क्षेत्रों में एक समान नहीं है। जैसे यूके सरकार की कुछ कराधान और व्यय नीतियां उत्तरी आयरलैंड में लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन के जो भी नियम है उनको भी फॉलो करता है। तो दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। दवाओं की बिक्री को लेकर के भी जो व्यवस्था है ठीक से नहीं चल पा रही। तो बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं जो इस व्यवस्था से दुखी हैं और नई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसके चलते नई सरकार लेकर के आई है विंडसर फ्रेमवर्क। इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बहुत सोच समझकर इसको डिजाइन किया गया है। इसमें पहले पहलू के अंतर्गत ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम की बात की गई है, और दूसरी व्यवस्था है स्टॉर्मोंट ब्रेक के नाम से, इसको भी देखते हैं। तो पहला जो कहा गया है ग्रीन लेन और ब्लू लेन को पहले इस मैप में समझ लें। पुरानी व्यवस्था पर हमने चर्चा कर ली। ये ग्रेट ब्रिटेन, ये उत्तरी आयरलैंड और ये आयरलैंड। यहां आपको दिख रही होगी एक लाइन, बेसिकली ये लाइन है। यहां से कोई भी उत्पाद अगर यहां ले जाया जाएगा तो यहां पर होगी जांच। जब जांच होगी तो वही पूरी प्रक्रिया बहुत बोझिल है, बहुत लंबी है, काफी सारे कड़े मानक हैं जिसके अनुरूप अगर सामग्री होगी तो ही जा पाएगी। तो कुछ सामग्री जाएगी यहाँ और कुछ यहाँ से होते हुए आयरलैंड, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है आयरलैंड, और वो क्षेत्र भी उसी को जो रूल्स है उसको फॉलो करता है। नई व्यवस्था में दो हमने बातें की, एक ग्रीन लाइन की और एक रेड लाइन की। तो इसको ऐसे समझिए कि जो ग्रीन लाइन वाला क्षेत्र है इसमें से ऐसे उत्पाद जो केवल उत्तरी आयरलैंड में जाने हैं वो ग्रीन लेन से होकर के जाएंगे। ग्रीन लेन में इस तरीके की जो कठिन प्रक्रियाएं हैं, कठिन जांच के नियम हैं, कड़े नियम हैं, वो लागू नहीं होंगे। ये केवल
रेड लेन में लागू होंगे और रेड लेन से केवल वही सामान जाएगा जो यूरोपियन यूनियन को आगे बढ़ना है या फिर उसके सदस्य देशों तक पहुंचना है। अब इसी को समझ ले। न्यूनतम कागजी कार्रवाई और जांच, प्रमुख रूप से मांस उत्पाद ऐसा है जो खराब हो सकता है, दवाएं हैं, ऑनलाइन सामान है जो ये लोग मंगवाते हैं, पौधे और बीज हैं और बहुत सारी चीजें जो अब आसानी से जा सकेगा इस प्रक्रिया में। दूसरा जो रेड लेन सिस्टम की बात है, इसमें केवल वही सामग्री जाएगी जो यूरोपियन यूनियन तक पहुंचनी है। दो बातें। अगला कहा गया है स्टॉर्मोंट ब्रेक। ये क्या है? इसमें ऐसे समझिए कि उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में कई सारे जो नियमों को लेकर के हमने चर्चा की है, तो किसके नियम फिर प्रभावी होंगे, इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्टॉर्मोंट जो शब्द है वो उत्तरी आयरलैंड की जो विधानसभा है उस क्षेत्र को और उस विधानसभा को संदर्भित करता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं भी स्टॉर्मोंट शब्द आपके सामने आ जाए तो समझिएगा कि यह शब्द किसको संदर्भित करता है। यहां मौजूद विधानसभा को, जो बेलफास्ट के क्षेत्र में मौजूद है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। ठीक, ये कुछ बातें याद रखिएगा, हो सकता है कोई सवाल इससे पूछा जाए। चलिए वापस आते हैं। तो अब क्या होगा कि यूरोपीय संघ के किसी भी नियम को ये वीटो कर सकेंगे। ऐसा नियम जो इनके क्षेत्र को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा, वहां पर यूरोपियन यूनियन वाले नियमों को वीटो कर दिया जाएगा। लेकिन जो वीटो कौन करेगा? वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आयरलैंड विधानसभा। और यहां पर दो पार्टियों के कम से कम 30 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार मिलकर के वीटो प्रक्रिया को कर देगी। व्यवस्था तभी लागू होगी जब रोजमर्रा के जीवन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा हो और इसका कोई स्थायी प्रभाव देखने को मिले, यानी लोग इससे कहीं ज्यादा प्रभावित हो। ऐसा नहीं कि हर एक चीज में फिर वीटो कर दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था पर जाकर के फिर ये सहमति इनकी बन पा रही है। इसके अलावा स्टॉर्मोंट में या हम कहें वहां की विधानसभा में एक लंबे समय से गतिरोध देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी पार्टी है, उन्होंने ये कह करके कि इस पूरी व्यवस्था में जब व्यापार संचालित नहीं हो पा रहा तो सदन का सत्र चलाना भी जरूरी नहीं है। तो ये कामकाज भी फिर से शुरू हो सकेगा, क्योंकि इनको एक सिस्टम मिल गया है जिसके जरिए ये उस व्यवस्था में अपना स्थायित्व बनाए रख सकते हैं और अपने नियमों को चला सकते हैं। अब इस बात को लेकर कि किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, चूंकि यह विषय बहुत समय से लंबित था, काफी समय से इनको दिक्कतें हो रही थी। तो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और अन्य संबंधों में इससे सुधार की उम्मीद है और आने वाले समय में जो व्यापार को लेकर के समस्याएं थी वो भी और बेहतर होंगी। इसके पहले जो वहां के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो एक उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल लेकर के आए थे। इसमें उन्होंने प्रावधान ये किया था कि सीमा शुल्क के जो भी प्रोमिसेस हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, हम उनसे मुकर जाएंगे। तो इनका ये जो नया प्रस्ताव है विंडसर वाला, ये इन्हें इससे भी बचाता है और एक प्रमुख और विश्वसनीय देश के रूप में वहां पर स्थापित करता है। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि समझौता जो है आशाजनक है और कई उद्योग संघ इसको लेकर के खुश हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या व्यापारियों को ही हो रही थी। तो हॉर्टिकल्चर ट्रेड्स एसोसिएशन हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, इन सभी लोगों ने मिलकर के इस बारे में खुशी जाहिर की है। दूसरा, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी ये कहा है कि इससे उत्तरी आयरलैंड और जो आयरलैंड है उसके बीच में एक जो समझौता है उसको बचाया जा सकता है, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है। तो ओवरऑल ये इसके लाभ हो सकते हैं। तो अब देखें आज का सवाल, लेकिन उससे पहले एक जानकारी जो आपके साथ साझा की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं होनी है, तैयारी है, वो आप लाइव ऑनलाइन कोर्स लेकर के कर सकते हैं, जिसकी कक्षाएं आरंभ होने वाली है। दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो बढ़े सवाल की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुड फ्राइडे समझौते का संबंध उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य से है। दूसरा, स्टॉर्मोंट शब्द उत्तरी आयरलैंड की विधानसभा के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब देना है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझ करके एक बार चाहें तो इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। बेसिकली अगर फैक्चुअल सवाल प्रीलिम्स में बनता है तो कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है और बाकी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।